चलो, तो किसकी बात कर रहे थे हम? मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, क्लास नंबर फर्स्ट है इसका। सबसे पहले बैंकिंग का इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री है बैंकिंग की भारत के अंदर। पूरी दुनिया के बैंक नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ भारत के अंदर पढ़ना। भारत के अंदर मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ना, मनी एंड बैंकिंग, इसी क्लास नंबर फर्स्ट है। उसके बाद भारत में ना जो बैंकिंग का प्रारंभ वो कब से शुरू हुआ? सबसे पहले जो भारत के अंदर जो बैंक था वो कब प्रारंभ हुआ, पहले समझना। मैंने कहा मेंस का टॉपिक नहीं आया, लेकिन मेंस के अंदर कभी कभी एक दो सवाल देखा गया इसमें। क्योंकि आरबीआई ना जो काम करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो तुम पढ़ते हैं ना छोटे छोटे फैक्चुअल डाटा जो मैं आज दूंगा, इसका यूपीएससी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। जो तुम्हारे जो तुम सुनने में पूरा मजा आएगा, उसका दूर दूर तक रिश्ते का कोई नाता नहीं है जो यूपीएससी तक। समझ की बात है, जहाँ विश्लेषण करने की चीज़ आ जाएगी वहाँ यूपीएससी का नाता हो, रिश्ता नाता होगा। तो जो बैंकिंग होगा ना, पहली बात हम बैंकिंग का इतिहास पढ़ेंगे, पूरा जाना कि कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, आराम से थोड़ी देर लगेगी। समझने के बाद फिर तुम्हें समझ में आ चुका होगा आरबीआई कैसे काम कर रहा है और आरबीआई कितना खतरनाक चीज़ है, और जो बैंकिंग है इसकी कितना खतरनाक बिजनेस है, कितना वोलाटाइल है। मैंने तुमको समझाया, न्यूज़पेपर देखोगे, न्यूज़पेपर देखो, कुछ मिला ना मिले, एक न्यूज़ बैंक का पक्का मिल जाएगा 100%। इसमें बहुत तेज़ी के साथ बदलाव हो रहा। अगर ये बदलाव यहाँ बदलाव होगा ना बैंकिंग में, ये समझ जाओ भारत की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। आप सर से लेकर पैर तक प्रभावित होगे। कितना कुछ नहीं आया बैंकिंग के अंतर्गत, पेटीएम, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आए दिन कुछ गूगल पे, फोन पे, पे लेटर, अमेजन के अंदर पता नहीं कितने प्रकार के गेटवे तैयार होकर आ रहे। समझ नहीं बात, कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। मैं तो इतना मैं इतना सोशल मीडिया तक टच जाता हूँ, इतनी मुझे जानकारी है सोशल मीडिया की, बहुत बहुत ज़्यादा जानकारी, फिर भी मेरी समझ में आता कि हर दिन बदलाव हो रहा, हर दिन कुछ नया हो रहा। समझ में आया, तब भी मुझे समझ नहीं आता क्या है, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगा पूरा का पूरा देख रहा। लेकिन रिसर्च करनी होगी, पीवाईसी क्वेश्चन को देखकर ना अंदाजा लगाया जा सके हमें किस दिशा में पढ़ना होगा। नहीं तो पढ़ने का इतना, मुझे इकोनॉमिक्स की इतनी जानकारी है, अगर टीचर भी मुझे देखना स्टार्ट कर दे ना, समझ तो उसकी समझ में नहीं आएगा, इतनी मुझे इकोनॉमिक्स की जानकारी। समझ बात है, मैं मास्टर्स करा तो मुझे बहुत सारा लिखना पड़ा उसके दौरान। मैं सोचा था कभी मैं फेल हो जाऊँ, तो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली इकोनॉमिक्स की, इतनी मुझे जानकारी, टीचर भी सुन लगा ना तो वो भी कन्फ्यूज हो जाएगा। समझ में बात है, उसे खुद नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ाया जा रहा। अब मैं पढ़ाता चला जाऊँगा तो पढ़ाने को, लेकिन नहीं, फिर मुझे क्या करें, बीच बीच में निकल कर क्वेश्चन देखने पड़ा। जब मैं क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन देखने के बाद फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर क्वेश्चन बता दूँगा मुझे लिमिट बनाना, नहीं मुझे इससे बाहर नहीं जाना फालतू का। इतना तो मुझे इकोनॉमिक्स की जानकारी है, ठीक। तो मैं इतना तुम्हें खतरनाक बना दूंगा इकोनॉमिक्स में कि वो बड़ी मुश्किल बनागा। लेकिन मेरी वीडियो को कम से कम 5 बार देखना होगा, बिना 5 बार देखो वीडियो को तुम्हें समझ में नहीं मैंने क्या हो रहा है उसमें। क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम हुआ ना वो बहुत लेवल का, समझ में बात है। बच्चे की मैं देख रहा था पिछले साल जो पेपर हुआ इकोनॉमिक्स का, तो मैंने बहुत सारे टीचर को देखा तो यार इसका यही हो सकता क्या, मैं कहता हूँ यही होगा, सही, इतना मुझे अनुभव देख लो। समझ बात है, ये कह रही यूपीएससी के आंसर की बात लगा था इसका उत्तर, मैंने कहा पहले पता इसका उत्तर। मैंने बहुत सारे टीचर को देखा, कह रही इसका ये हो सकता है, मैंने कहा इसका यही होगा। अब सोच लो कितना अनुभव होगा मुझे इसका। अब वो तो कैसे, वो तो सवाल करने के बाद पता लगेगा लास्ट में जाकर कि जब हम पढ़ लेंगे और हमारे सवाल हो रहे, वो तो ये पता लगेगा कि हमारे सवाल हो भी रहे नहीं हो रहे, ये बड़ी बड़ी रिंगें वैसे ही की जा रही थी। समझ में आया बात या। इसके साथ साथ तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। घटना चक्र हो उसमें उठाओ तो पीसीएस के क्वेश्चन दिखाई देंगे, अगर ये जो यूपीएससी वाली किताब उठाओगे इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो तुम मतलब लग जाए इस लेवल तक क्वेश्चन है। तो हर दिन तुम्हें क्वेश्चन देखना बैंकिंग का, हर दिन सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने इसके तुम, वो भी पीरी के। समझ बात है, खोज को यूट्यूब पर जाकर भी खोज क्वेश्चन देखने हैं बैंकिंग के, एक भी सवाल बैंकिंग का बचे ना। अगर यहाँ बैंकिंग का सवाल बचा ना तो जिंदगी में कभी पीरियड निकलने का। समझ बात है, ये एक ऐसा सेक्शन है इसे तुम कमजोर करके नहीं पढ़ सकते, जितना हो सके और सर्वोच्चता और नॉलेज सब कुछ खोज पढ़ना, एक बार नहीं पढ़ना, सब जानकारी होती है क्यों, साधारण भाषा में पता होना चाहिए। समझ में आया बात है, इतनी खुदाई करनी जितनी सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई नहीं हुई थी। समझ में आई बात है, इतनी खुदाई करनी है इसकी बैंकिंग की। चलो तो हमने खोदने की कोशिश करी, खोदते हम चले गए 1770 पर चले गए। इसकी खुदाई करते करते इतिहास में झांकते हैं तो झांकने मिलता कि पहले बैंकिंग की जरूरत ही नहीं आती। सवाल ही हो कि बैंक की जरूरत पड़ी क्यों, ये बैंक की जरूरत इंसानों को पड़ी क्यों, कितना जरूरी था बिजनेस यो। समझ में बात या, बैंक की जरूरत इसलिए पड़ी जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे ना, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, साहूकार जी से बोल रहे, जैसे सेठ जी बोल रहे थे ना, जैसे सेठ जी बोल रहे थे, गांव में भी सेठ जी पाया करते थे। जो भी सेठ जी क्या करते थे, मान लो किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, वो पैसे की जरूरत है, मान लो मैं सेठ जी हूँ और मुझे ये एक्स नाम के व्यक्ति, इधर वाई के नाम के व्यक्ति, एक्स नाम के व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, तो इनकी पैसे की जरूरत है मेरे पास आएंगे। जैसे मेरे पास आएंगे ना, तो मेरे पास आएंगे, तुम ये पैसे जो मेरे पास लेकर आएंगे ना, ये मेरे पास पैसे लेने आएंगे, 10,000 रुपये लेने आएंगे, मेरे पास एडवांस पैसे लूंगा, मैं इनसे एडवांस पैसे लूंगा, एडवांस ब्याज चार्ज करूंगा। वही काम तो बैंक कर रहा, बैंक दूसरे के पैसे से पैसा कमा रहा।
साहूकार भी दूसरे के पैसे से पैसा कमाते हैं। वे क्या करते हैं, पैसे को गिरवी रख लिया, उसकी चीज गिरवी रख ली, जब उसको कर्जा चुकाने नहीं गया उसे दूसरे को कर्जा दे दिया, तो बीच में तो जो पैसा कमाते हैं वही काम साहूकार करते हैं। साहूकारिता को खत्म करने के लिए, ताकि आम आदमी को शोषण ना हो, इसीलिए बैंकिंग जैसी व्यवस्था को डिजाइन किया गया। और जिनने करा बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करा। और बैंक की एक ही खास बात हो, इसमें ना इंसान अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़ता। आपके घर के बराबर में बैंक आगे खड़ा होगा, बैंक आपको कभी नहीं कहने का आप मेरे पास आओ, आप स्वयं चलकर उसके पास जाओगे, उसके अंदर डाल लोगे खाते में, खाता खुलवाओगे, पैसे डाल लोगे, तो अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़ते हो आप। बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह डिजाइन करा गया। अब बैंकिंग जो बैंक को भी दूसरों के पैसे से पैसा कमाते हैं, और बैंकिंग व्यवस्था में इसी संदर्भ में ले गए थे, ताकि साहूकारों की धंधा सेठों की जो व्यवस्था थी ना, इसे समाप्त करा जा सके। क्योंकि आम आदमी का शोषण करते थे, उन तक पैसे लेते थे, सही बात है, पैसे उन्हें कर्जे पर देते थे, और उन्हें अपने कर्जे में दबाकर उनकी जमीन हड़प लिया करते थे। तो भारत सरकार भी जब भी अपनी नीतियां बनाती है, तो अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाती है कि वे चाहती है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। जब मोदी जी आए थे 2014 में, उनका साफ साफ कहना था, क्या कहना था, कि हम ना जनधन योजना के तहत ना खाते खुलवाए जाएंगे। वे खाते इस तरह से खुलवाए जाते कि वे ना, कि ताकि आम आदमी को भी बैंक से जोड़ा जा सके, उसके बैंक के बारे में जानकारी हो सके। समझ में आई बात, या उसे जानकारी हो सके। मैं उस रिपोर्ट आया था पिछले 10 साल पहले, रिपोर्ट है कि आप भारत के अंदर ना 80% लोग ऐसे जो आज तक कभी बैंक ही नहीं गए। अब तुम सोच रहे हैं बैंक जाएंगे, बैंक कोई घूमने की जगह नहीं है, चले गए तो चोरी वगैरह को पकड़े हो जाओगे, वहाँ फालतू में जेल में जाओगे सीधा। कि बैंक कोई घूमने की जगह, बैंक इसलिए नहीं गए क्योंकि बैंक में खाता नहीं है, इसका ही मतलब था। समझ एक बात, या बैंक इसलिए नहीं गए क्योंकि उसमें बैंक में कोई खाता नहीं है। इसका मतलब हमारे यहाँ ना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसे कहते हैं वित्तीय समावेशन। आम आदमी की पहुंच ही नहीं है वहाँ तक, आम आदमी की एक्सेस नहीं है, आम आदमी बैंक तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए जनधन योजना ले गए हम, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो हम चाहते हैं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाए, इस साहूकार और धंधा सेठों जैसी व्यवस्था ना, इसे समाप्त करा जाए। इसलिए बैंकिंग की उत्पत्ति हुई थी। अब भारत के अंदर जो सबसे पहली बार जो बैंकिंग की उत्पत्ति हुई थी, भारत में जो बैंक का प्रारंभ हुआ वो 1770 में। उस टाइम पे हम गुलाम थे। सबसे पहला बैंक भारत का हो, भारत का अंग्रेज, लेकिन अंग्रेजों के गुलाम थे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है सर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब तो बंद हो लिया, अब तो मर्ज करके दूसरा बना दिया है। तो सबसे भारत का सबसे पहला बैंक अंग्रेज, लेकिन हम गुलाम थे उस टाइम पे। मैं भी कह रहा हूँ, स्वतंत्र भारत का पहला बैंक नहीं है। पीसीएस में पूछा ऐसे सवाल, यूपीएससी में नहीं पूछने का कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, जमाने चले गए, उसे नहीं मतलब है कि कौन सा क्या है। वो तो विश्लेषण पूछो, सब पता, वो मान के चाहिए तो सब पता। अब विश्लेषण करके पूछो क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ गलत है, तुमसे पूछोगा। तो भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 से प्रारंभ हुआ था। 1770 अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था 1770 में, भयंकर वाला अकाल पड़ा हुआ था 1770 में। भारत के अंदर बंगाल की धरती ना बंजर बन चुकी थी पूरी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1770 में प्रारंभ हुआ। भारत के अंदर बैंक का काम ना 1770 में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो बैंक आया अस्तित्व में, उसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। पूछा जा तो डाम तक टिक मार सको, ये पीसीएस की काली काम का, यूपीएससी में कोई काम का नहीं है। इसकी बहुत सारी ब्रांच खोल ली गई, 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोल ली गए। प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब क्या हो, छोटी छोटी शाखा खोल दी गई। अब छोटी छोटी 3 शाखा खोल ली गई। 1806 ईस्वी में ना बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक कलकत्ता के अंदर ना 1770 की बात है, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता खोला गया। मैंने कहा 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। प्रेसिडेंस का मतलब उनकी 3 शाखा खोल दी गई, छोटी छोटी शाखा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के अंदर कलकत्ता में। फिर एक शाखा खोल ली गई बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जानी जाती है 1840 में। तीसरी शाखा खोल ली गई 1844 में मद्रास के अंदर। कितनी शाखा खोल दी मैंने? 3। देखो कैसे खोल ली, कैसे, एक तो इधर कलकत्ता की तरफ, दूसरी यहाँ बॉम्बे की तरफ, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण में मद्रास की तरफ। तो 3 शाखा खोल दी मैंने पूरे भारत में बैंक की। एक तो खोल लिया 1806 में, 1840 में, 1843 में। तो तीन शाखा खोल दी मैंने बैंक की है। 1770 तक बैंक ऑफ हिंदुस्तान अस्तित्व में था, सबसे पहला ही था। लाई थी क्यों? धन्ना सेठ थे ना, जो साहूकार जी सेठ जी थे, इनकी व्यवस्था को समाप्त करा जा सके, ताकि इनके द्वारा जो मजदूरों का, किसानों का जो शोषण करा जा रहा था, ये बड़ी मात्रा में जो ऋण देते थे, और फिर उन तो बड़े टैक्स वसूलते थे, उनकी जमीन जब्त कर लेते थे। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान को लाया गया था हिंदुस्तान के अंदर। समझ में आ बात है? ठीक, मैंने कहा गुलाम तो थे हम इस टाइम पर, इस बात तो मुकर नहीं सकते। आगे चलो, कई वर्षों तक ना, सुन लो, कई वर्षों तक अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करा इन तीनों बैंकों ने। ये पूरे सरकारी बैंक नहीं आते, अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करा। अर्ध केंद्रीय में आधे सरकारी बैंक थे, थोड़ा हिस्सा सरकार का रहा होगा इसमें। तो इन तीनों बैंकों ने अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर दिया। ठीक है, वर्ष 1921 में पता क्या हुआ? उस 1921 में इन तीनों को मिलाकर एक ही बैंक बना दिया। इन तीनों को मिलाया आपस में, कह रहे नहीं तुम तीनों अलग अलग काम नहीं करने, तीनों की मिलाकर एक ही बैंक बना दिया। उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना महात्मा गांधी का,
तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था इन तीनों बैंकों, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों को मिलाने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया 1921 में, जिसे तुम कह रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक है, SBI बैंक है, जिसमें मेरा खाता है, समझ में, ठीक। और मेरी बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, मुझे बार बार बुला कर रोज फोन करना, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, समझ में आई बात। आज इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 1955 में इसका नाम बदला, तब इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। ये भारत का सबसे पहला बैंक है, आया समझ में। आजाद भारत का सबसे पहला बैंक, भारत का सबसे पहला बैंक यही है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, या भारतीय स्टेट बैंक का ही नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 में। 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? बताओ स्टेट बैंक की कहानी समझ में आएगा तुम्हारे आज? समझ में आई बात है। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1922 में ना, अच्छा 1921 में तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। लेकिन 1922 में पता क्या हुआ था, एक कमीशन बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम ना हिल्टन यंग कमीशन है, हिल्टन यंग कमीशन। और जो कमीशन बनाया गया था ना, इसमें यही बताया गया था कि बताओ भारत के अंदर मुद्रा किस तरह चलानी चाहिए, कौन कौन सी करेंसी चलानी चाहिए, मुद्रा का संचालन किस तरह होना चाहिए, उसे कैसे प्रबंधित करना चाहिए, कौन से नोट चलने चाहिए, कौन से नोट नहीं चलने चाहिए। आज समझो, मुद्रा नोट पर किसी फोटो छपनी चाहिए, किसकी फोटो नहीं छपनी चाहिए, समझ में आई बात। वर्ष 1922 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम में तो महात्मा गांधी जेल में चले गए थे। आज समझ, सोचो नोट पर किसकी फोटो चलती होगी, अंग्रेजी सिक्के चलते होंगे। तो इस बात की व्यवस्था करने के लिए एक हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था। हो सकता है यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ रहे, हिल्टन यंग कमीशन किससे संबंधित है, हिस्ट्री का सवाल बन जाएगा। जो हिल्टन यंग कमीशन था, अंग्रेजों ने बनाया था हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन था ना, ये जो बनाया गया था, इसमें पता क्या कहा गया था, इसने रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस, ये रॉयल कमीशन ऑन इंडिया फाइनेंस, करेंसी एंड फाइनेंस, इसमें 1926 में मुद्रा के प्रबंधन के संचालन के लिए सिफारिश की थी कि मुद्रा कैसे संचालित करनी चाहिए, करेंसी कैसे चलेगी भारत के अंदर व्यापार कैसे होगा, मुद्रा की कितनी आवश्यकता, कितनी मुद्रा मार्केट के अंदर चलानी चाहिए। इस बात को समझाने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। लेकिन इस कमीशन ने पता क्या कहा, इस कमीशन ने कहा वर्ष 1934 में, इसी कमीशन की अनुशंसा के आधार पर इनने एक रिकमेंडेशन दी थी, आपको एक केंद्रीय बैंक बनाना ही होगा। समझ बात है। फिर हमने एक केंद्रीय बैंक बनाया। तो केंद्रीय बैंक बनाने के लिए हमने पहले एक कानून बनाया, क्योंकि इसमें कह रखा था एक कानून की आवश्यकता, एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता। इस कमीशन में, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, इसकी रिकमेंडेशन पर, इसकी अनुशंसाओं पर इसने कहा था कि एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता भारत के अंदर। उस केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। तो यहाँ हम एक अधिनियम ले गए थे, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, इसे कहते हैं RBI एक्ट 1934। यो अधिनियम बनाया गया था। और यो अधिनियम क्यों बनाया गया, यो अधिनियम क्यों ले गई थी अंग्रेजी सरकार, इसलिए ले गई थी क्योंकि जो हिल्टन यंग कमीशन था ना, उसने अपनी सिफारिश करी थी। आज समझो, उन्होंने कहा था कि आपको एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता, इसलिए हम अधिनियम ले आए। अब इस अधिनियम में क्या कहा गया, इस अधिनियम में कहा गया कि एक भारत का एक केंद्रीय बैंक होगा, पूरे भारत का एक केंद्रीय बैंक होगा। लेकिन भारतीय का जो केंद्रीय बैंक था ना, पहले भी निजी कंपनी था, ये निजी शेयर धारक वाली कंपनी थी। समझ में बात है, ये सरकारी नहीं आती, गवर्नमेंट नहीं आती। ये तो 1949 में, जैसे हम 1947 में आजाद हुए, 1949 में जो ये अंग्रेजी सरकार के लिए काम कर रहा था, फिर हमने जो निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी, शेयर धारक कंपनी थी, इसे हमने दर्जा छीना इसका, इसे राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया, राष्ट्रीय बैंक बना दिया हमने 1949 में। समझ में बात है। उससे पहले शेयर धारक कंपनी के रूप में काम करता था, एक प्रकार का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब उसके बाद ना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया, और इसके तहत ना 1 अप्रैल 1935 को, आज समझो 1 अप्रैल 1935 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी नींव रख दी थी। अंग्रेजी सरकार में उन्होंने वर्चस्व देना स्टार्ट कर दिया था। समझ, 1 अप्रैल 1935 को डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा इसकी नींव रख दी गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था। लेकिन तो पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस टाइम पर ना कलकत्ता में हुआ करता था। 2 साल तक कलकत्ता में रहा है बैंक की। फिर बाद में 2 साल के बाद 36 और 37 के बाद ये पता कहाँ उठकर चला है, मुंबई के अंदर। अब मुंबई के अंदर, आज 6-7 ब्रांच काम कर रही है इसके पूरे भारत के अंदर, वो भी तुम्हें समझाएंगे। समझ में आ बात है। इतनी बात बता दो, पूरी हिस्ट्री समझ में आ रही नहीं, कौन कौन सी कहानी कहाँ थे। कौन सा कमीशन था वो, हिल्टन यंग कमीशन। इनने अपनी अनुशंसा दी थी, इसकी अनुशंसा के आधार पर एक अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम का नाम क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मैंने कहा था जो इसके फिर RBI की स्थापना होगी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होगी। किसने करी, अम्बेडकर ने नींव रखी थी इसकी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। लेकिन बाद में जाकर ना 2 साल तक तो कोलकाता में ही रहा इसका हेडक्वार्टर, बाद में जाकर मुंबई करना पड़ा इसका हेडक्वार्टर। आया समझ में। 1937 में ना, 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में चला गया। हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय।
तो इसका जो मुख्यालय है ना वो कहाँ चला गया, इसका मुख्यालय मुंबई में चला गया इसका। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का पूरा नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व, एक मिनट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने तुम्हें बताया आज अब इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा तमीज से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब जा आरबीआई के बारे में, तो आज मेरा टॉपिक अभी स्टार्ट होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर पता लग गया कहाँ से, मुंबई में। समझ आई बात क्या। आरबीआई की संरचना कैसी, उसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ, उसके अंदर जो बैठा हुआ उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ, उसके अंदर जो बैठा उसकी नियुक्ति कौन करो, आरबीआई का गवर्नर कौन हो, नोट पर किसके साइन हो, नोट कौन छाप, ये सब पता नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कुछ दिमाग में, लेकिन ये वहीं कहीं दब कर आ जाए नीचे। तो मैं चाहता हूँ पहले ये दबना, इन्हें थोड़ा जो छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हो, बच्चों वाले क्वेश्चन, नोट कहाँ छपते होंगे, हम आकर छापा मारेंगे हैं। समझ की बात है, दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ठीक है। हमें पता तो नहीं चाहिए नोट कहाँ छपते हैं, कि नोट भारत के अंदर जहाँ आरबीआई के, तुम सोचता हूँ तो तेरे दिमाग में तो यही पर्सन होगा, नोट तो भारत के अंदर आरबीआई के अंदर ही छपते होंगे, और जहाँ आरबीआई बैंक होगा नहीं छपते वहाँ। नोट छापने के लिए अलग कंपनी बना रखी इन्होंने, आया समझ में। और 4 जगह नोट छापो भारत के अंदर। अब आरबीआई को 1 रुपये का नोट छापने का अधिकार नहीं है, आरबीआई 1 रुपये का नोट नहीं छाप सकता। और 1 रुपये का जो नोट होगा ना, उस पर ना वित्त सचिव के साइन होंगे, भारत के वित्त मंत्रालय का जो सचिव उसके साइन होंगे। नहीं तो आरबीआई जो बाकी जितने भी नोट होंगे ना, उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे। समझ की बात। या एक वेब सीरीज है शाहिद कपूर की, नाम है फर्जी, इतनी खतरनाक उसकी पेंटिंग हो ना, नोट ना बिल्कुल ऐसे बना था सेम हूबहू। मार्केट में जाली नोट इतने चल रहे, दिखाऊंगा तुम अभी, बहुत खतरनाक हुई। मैंने 7 दिन तक लगातार देखी उसकी वेब सीरीज को, देख लो। बिल्कुल इतनी खतरनाक पेंटिंग हो उसकी, 500 नोट बिल्कुल ऐसे बना था नोटबंदी के बाद, और जाली नोट बिल्कुल ऐसी पेंटिंग हो उसकी। फिर क्या करेगा, फिर वो मशीन बनाएगा, मशीन बाहर से हायर करेगा, उस नोट को छापेगा, फिर मार्केट में पैसे उतार देगा। एक बार दारू की बोतल लेने जाएगा, चलता नहीं पहचान लो तो फिर दोबारा दूसरा बना के लेगा, डिजाइन करके। उसके बाद बड़ा भयंकर खतरनाक तरीके से बताया गया, पैसे के पीछे दुनिया कितनी पागल है। और आज भी जाली नोट चल रहे, तुम्हारे हाथ में जो नोट आया इस बात की तुम पुष्टि नहीं कर सकते वो असली नकली आया, समझो। और चल रहा है नोट, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, ठीक। तुम रहने दो, थारी पेंटिंग नहीं है, ठीक हो रहा ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुन लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ इसे नोट कर लो तुम। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक सिंबल है उसका, आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक इसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बीच में ना पहले यहाँ शेर का चिन्ह हुआ करता था, बाद में जाकर यहाँ उसका तेंदुए का चिन्ह बनाया है, तेंदुए का। हाँ, बाघ से बाघ बोल लेंगे, बाघ, पहले शेर था यहाँ से, अब बाघ का चिन्ह बनाया गया। इसके ऊपर जो पेड़ है ना, ताड़ का पेड़ है, ताड़, तड़का नहीं है, ताड़, ताड़ का पेड़ है। ऐसा आरबीआई का लोगो पता होना चाहिए, सामान्य नॉलेज है, सामान्य सी नॉलेज है, पता होना चाहिए आरबीआई के। उसके बाद ये आरबीआई के गवर्नर साहब का चेहरा दिखाता हूँ तुम्हें, ये आरबीआई के गवर्नर साहब, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर हो, इनकी ही नोट पर साइन हो, 1 रुपये के नोट को छोड़कर। समझ में आई बात। ये आरबीआई के बारे में कैसे इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, कैसे कैसे क्या क्या हो, कहाँ नोट छपाई हो, सब पूरी जानकारी। आज इंट्रोडक्टिव क्लास चल रही है, कल को फिर मैं कॉन्सेप्ट में पहुँच जाऊँगा। आज तो वो चुग्गा डालने जा रहा, बस वही काम हो। समझ में आया बात ये, ठीक। क्योंकि फिर विश्लेषण वाला चीज़ भी कल से चलेगा अच्छी तरह, फिर हम विश्लेषण करना सीखेंगे। यूपीएससी में उसका ही नाता है, यूपीएससी में ये तो सामान्य जो ये नॉलेज है, ये तो तुम गूगल से खुद भी सर्च कर सको, इसमें कोई यूनिक बात नहीं है। जहाँ गूगल काम करना बंद कर देगा ना, तो वहाँ फिर मेरा दिमाग काम करेगा। लेकिन हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, तो आरबीआई के बारे में हम सब कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं छोड़ने के, तमीज से लिखेंगे, ताकि हमें कहीं जाना ही ना पड़े। नोट्स होना चाहिए हमारा समग्र रूप से, सब कुछ एक संसार उसके अंदर समाहित होना चाहिए। जितने भी सवाल आएंगे सब बनते आएंगे, कोई भारतीय निर्णय। आ जाओ अगला पॉइंट, आरबीआई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडिंग बना लेना है। उसके बाद रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, तो पहला पॉइंट लिखो उसके अंदर, पहला पॉइंट, पहली खास बात है इसका, पहला पॉइंट लिखो उसके अंदर। अब मुझे बताओ, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना की गई, कौन से कमीशन की सिफारिश पर करी गई? इसकी स्थापना कब करी? पहले बताओ इसकी स्थापना कब करी गई? 1 अप्रैल 1935।
करी गई, किसने करी थी? डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक। अब अगली अगली बात यह कि जो सिफारिश की गई कौन से कमीशन की सिफारिश से बनाया गया है? कौन सा कमीशन था? हिल्टन यंग कमीशन। अब सवाल है हिल्टन यंग कमीशन कब बनाया गया था, ये पता होना चाहिए। कब बनाया गया था? 1922 ईस्वी में। समझ में आ बात? या उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। ऐसे ही पॉइंट करके लिख दो, ऐसे ही शॉर्टकट में। समझ नहीं बात है? जैसे बताया जा रहा है ऐसे लिखना बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है क्या है? यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है। अभी केंद्रीय बैंक कहलाता है। भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है। ठीक। तीसरा पॉइंट इसका पहले था क्या हो? पहले क्या बोला थी? जब इन्हें कार्य शुरू में काम स्टार्ट करा था ना, तो यह शेयरधारक कंपनी थी। प्रारंभ में ऐसे लिखना, प्रारंभ में यह एक शेयरधारक कंपनी थी। यह एक शेयरधारक कंपनी थी। शेयरधारक निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी, निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी। तो बताओ, तो फिर काम करना कब तक स्टार्ट करा ना? 1949 तक आया था। फिर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका, परंतु वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण हो गया। चौथा पॉइंट इसके बारे में, आरबीआई के बारे में। अभी सवाल बहुत पूछा जाएगा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सबसे पहले गवर्नर लिखो। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर, उनका गवर्नर का नाम लिखवा रहा हूँ मैं। 2 साल नहीं है, 35 से लेकर 37 तक। ये 35 से लेकर 37 तक रहे। 1935 से लेकर 1937 तक उनका नाम लिखवा रहा हूँ। नाम लिखो उनका नाम है सर ओसबोर्न स्मिथ। अंग्रेज थे। सर ओसबोर्न स्मिथ। ये नाम है इनका। ठीक। अब सवाल है, लेकिन ये तो अंग्रेज थे। पीसीएस सवाल ऐसे पूछा, पीसीएस के सवाल ऐसे जो मैं सवाल बता रहा हूँ। बोला आरबीआई के वे पहले गवर्नर कौन थे जो भारत के थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम बताओ। कितने पॉइंट हो गए? 4। 5वां पॉइंट लिखो। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। 1943 से लेकर 49 तक रहे। 1943 से लेकर ना 1949 तक रहे। पीसीएस से सवाल पूछ रहा। 1943 से लेकर 1949 तक रहे। इतनी बात बता समझ में नहीं आई। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की खास बात है, वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ये खास बात है।
आज तक ऐसा कोई बंदा ना कि आरबीआई का गवर्नर भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। समझ यही बात है। पहले भी दुनिया के दोनों एक साथ काम कर रहे नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में अलग काम करा, उसके रूप में अलग काम करा। तो लिखो नोट में, NOT नोट। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विभिन्न समयावधि के दौरान आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? छठा पॉइंट आरबीआई के बारे में सुनो। जो आरबीआई है ना, आरबीआई का जो मुख्य कार्यालय पहले कलकत्ता के अंदर था, अब कहाँ? मुंबई के अंदर। 1937 के बाद ये कहाँ स्थापित कर दिया गया? मुंबई के अंदर। पहले था कहाँ? अब कहाँ स्थापित कर दिया गया? लेकिन इसके ना 4 तो मुख्य कार्यालय और इसके ना 22 ऐसे जो क्षेत्रीय कार्यालय, 22 जोन बना रखे हैं इसके। दिल्ली में तुम्हें इसके एक क्षेत्रीय कार्यालय मिल जाएगा, समझ रहे हो ना तुम। 4 तो इसके मेन हेडक्वार्टर, समझ में बात? और लेकिन इसके 4 तो मेन हेडक्वार्टर है, लेकिन 22 इसके छोटे छोटे जोन बना रखे, जैसे एक जम्मू कश्मीर मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा कर हमने। तो अभी जो काम कर रहा है ना, 4 तो मुख्य कार्यालय के रूप में काम कर रहा है, और दूसरे नंबर पर एक जो छोटे छोटे जोन बना रखे, 22 छोटे छोटे जोन बना रखे हमने, ताकि इस पर बर्डन ना पड़ा। समझ में आया बात? है नोट की छपाई कहाँ हो बाद में, ठीक है? ये चाह रहा तुम नोट की छपाई कहाँ हो, ये तो चाहिए सबको, नोट चाहिए ना, पैसा खोरी में सब तेज हो। देखो भारतीय रिजर्व बैंक, छठा पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले कलकत्ता में था, अब मुंबई में है। इसके 4 जोनल कार्यालय हैं, 4 जोनल कार्यालय मुख्य कार्यालय इसके जोनल, इसके 4 जोनल कार्यालय है तथा 22 क्षेत्रीय कार्यालय है। अब सोच लो तुम, इसके 4 जोनल कार्यालय तथा 22 क्षेत्रीय कार्यालय है। 4 जोनल कार्यालय, जोनल, बाईस क्षेत्रीय कार्यालय है। ये आरबीआई के बारे में आज के बाद तो नहीं हटेगा। आरबीआई के बारे में नहीं पढ़ाया था मैं, कोई दिक्कत? आरबीआई का प्रतीक क्या है? एक तो बाघ, जो पहले क्या था? शेर, और एक ताड़ का वृक्ष। ताड़ू क्या बोल लो? प्लाम ट्री बोल लो, प्लाम ट्री बोल लो उसे, ठीक। लिखो 7वां पॉइंट लिखो, आरबीआई का प्रतीक, कुछ ही छोड़ने का, मैं सब लिखवा दूंगा। आरबीआई का प्रतीक एक बाघ, आरबीआई का प्रतीक एक बाघ और एक ताड़ का वृक्ष है। एक बाघ, बाघ के ब्राइट में लेना, पहले शेर था। आरबीआई का प्रतीक एक बाघ, ब्राइट में पहले एक शेर था, एक बाघ तथा ताड़ का वृक्ष है। अब सबसे मेन चीज़ इसमें, जितने पॉइंट पढ़ाए ना, सबसे मेन चीज़ आरबीआई का इंपॉर्टेंस क्या है, भूमिका क्या है उसकी, क्या काम करता हो। समझिए जो काम है ना इसका, ये बहुत बड़ा काम है इसका, तमीज़ लिख लेना। क्योंकि आरबीआई का जो प्रस्तावना ना, जिसका प्रिम्बल है, जिसका डॉक्यूमेंट है, उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है इसके, जो मैं बोल कर बता रहा हूँ आरबीआई ये काम करेगा। और आरबीआई इस सवाल कई बार पूछा हुआ, निम्नलिखित में से आरबीआई के कौन कौन से कार्य है, 1 2 3 4 5 कौन कौन से कार्य, ऐसे ऐसे सवाल कई दिखाई देंगे तुम्हें। समझ में आई बात? या तो नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट। अगर कितने पॉइंट हो गए? 6, 7वां पॉइंट, 7 हो चुके। 8वां पॉइंट, तो 8वें पॉइंट में लिखो आरबीआई की भूमिका, आरबीआई की भूमिका, आरबीआई की भूमिका।
नंबर 1 लिखो। नंबर 1 मौद्रिक नीति। अभी मौद्रिक नीति क्या हो इसे पढ़ेंगे। वैसे तुमने नाम सुन रखा होगा मैंने उससे पहले से। मौद्रिक नीति की देखरेख करना, मौद्रिक नीति की देखरेख करना, देखरेख करना, देखरेख करना। मौद्रिक नीति वही संभालता है। पैसे से संबंधित देश के अंदर जितना भी काम होगा सब इसका ही काम होगा। दूसरा काम इसका, दूसरा आरबीआई का भूमिका। दूसरा काम लिखो, वित्तीय प्रणाली और भुगतान प्रणालियों का नियमन और पर्यवेक्षण करना। वित्तीय प्रणाली, वित्तीय प्रणाली, प्रणाली एवं भुगतान प्रणाली। ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे, जितने हमारे देश विदेश के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे, वित्तीय प्रणाली, पैसा कैसे बंटा जाएगा, ठीक है। वित्तीय प्रणाली एवं भुगतान प्रणाली, क्या लिखा, वित्तीय प्रणाली एवं भुगतान प्रणाली का नियमन, का नियमन एवं ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण करना। ऑब्जर्वेशन, चेक करना पैसे बच रहे नहीं बच रहे, कितना विदेशी मुद्रा भंडार रह रहा, कितना पैसा देना भारत को, कितनी करेंसी छापनी, सब इसका ही काम होगा। कितने काम से लिखवा दे, कितने काम लिखवा दे इसके, 2। तीसरा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी यही करता है, विदेशी मुद्रा का। तीसरा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट यही देगा तुम पैसे। जैसे कई बार मैंने आरबीआई का नाम लिया होगा रास्ते में, इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते कई बार लिया, नहीं लिया, लिख दिया ना। मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करने का काम भी इसका ही हो। मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना। 5वें नंबर पर जाओ, मुद्रा भी वही जारी कर, करेंसी। दूसरा क्या करेगा, राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा देना। हेलो, राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, लिख दिया। कोमा सरकार को अल्पकालिक ऋण देना, कोमा सरकार को अल्पकालिक ऋण देना। सरकार को ऋण भी देवे, लोन देवे सरकार को, सरकार को अल्पकालिक, अल्पकालिक ऋण देना, ऋण देना। ठीक, कितने काम कितने पॉइंट लिखवा दे मैंने इसके बारे में, 6 7 या 8, देख लो कितने पॉइंट लिखवा दिए, 5। आज तो तुम्हें दिखाऊंगा नोट कहाँ छपो, रात को नोट आएंगे सपने में तुम्हारे। पढ़ लो ना फटाफट सारे पॉइंट, क्योंकि सारे सुनूंगा मैं आज ही, छोड़ने का नहीं तुम बिल्कुल भी। और वो ना अल्लीनो समझाया था, अल्लीनो असो के बारे में, वो तो पक्का सुनूंगा मैं। इन्होंने एक साथ सबने दुआ मारी, मैंने सुनाई नहीं है, क्योंकि कितने था किसी की याद ही नहीं आता। तो नमस्ते करेगा चाय मिल जाएगी तुम्हें, क्या कुछ भी नहीं मिलता, मैं नहीं कर देता, मुंह धोला पहले पूरा। होगा ना यहाँ तक, कितने पॉइंट हो गए, 8, 5, छठा पॉइंट, 5 पॉइंट हुए। अरे टोटल मिला कितने पॉइंट हुआ, 9 पॉइंट, 9 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट इस पैसे लिख दियो 9 पॉइंट पर। क्यों 9 पॉइंट का ये मतलब
कि तुम पता नहीं रहना आरबीआई की प्रस्तावना क्या है, तो आरबीआई का पूरा सारी पता लग जाएगा तुम्हें। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली तो भारतीय संविधान पढ़ लिया, तो आरबीआई की जिन्हें प्रस्तावना पढ़ ली ना उन्होंने आरबीआई पढ़ लिया। याद देख लो प्रस्तावना में कई दिन लगे थे हैं जो। तो 9वां पॉइंट हेडिंग बनाओ, आरबीआई की प्रस्तावना। आरबीआई की प्रस्तावना, आरबीआई की प्रस्तावना, इसका प्रिम्बल पढ़ लो। इसकी वेबसाइट भी है आरबीआई की। आरबीआई की वेबसाइट तुम खोल के पढ़ोगे ना, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ खजाना मिलेगा। उसके होम पेज में जाओ, उस अबाउट अस में देखो जाकर, उसके बारे में कुछ जानो, तो वहाँ सब चीज़ें लिखी मिलेगी जो मैंने तुम्हें बताई सारी बोलकर। ठीक है नहीं? अब इसमें ना आरबीआई की प्रस्तावना में इसके जो आधिकारिक कार्य है, जो से कार्य करने ही पड़ेंगे, उन कार्यों का उल्लेख कर रखा है। लिखो, इसमें आरबीआई के आधिकारिक कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें आरबीआई के आधिकारिक कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें आरबीआई के आधिकारिक कार्य, कार्यों का उल्लेख है, कार्यों का उल्लेख है। लिख दिया। नंबर फर्स्ट, जो बैंक ना नोट जारी करते हैं, बैंक जो नोट जारी करते हैं ना, उसे विनियमित करना। विनियमित करने का क्या मतलब होगा? कितने नोट मार्केट में आने चाहिए, कितने नोट मार्केट में नहीं आने चाहिए, उन्हें रोकना। पैसे ज़्यादा तो नहीं आएंगे मार्केट में, ज़्यादा आएंगे तब समस्या खड़ी हो जाएगी, कम आए तब समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बैंक कितने नोट जारी करते रहने चाहिए, कितने पैसे बैंक को जारी करने को मार्केट में, सारा पैसे देना, ये सब काम बैंक नोट जारी करने को विनियमित करने का काम भी इसका ही होगा। नंबर फर्स्ट इसके अंदर लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, बैंक नोट जारी करने को विनियमित करना। बैंक नोट जारी करने को, बैंक नोट जारी करने को विनियमित करना, विनियमित करना। अगला पॉइंट दूसरा, इसकी प्रस्तावना में लिखा हो सब। ठीक। अब देश के पास ना आरक्षित निधि रखता है, जो फंड है ना आरबीआई के पास हो, जो इमरजेंसी फंड हो देश के अंदर, वो सारा आरबीआई के पास जमा हो। सही बात है। देश के अंदर ना वित्तीय स्थिरता बनी रहनी चाहिए। मार्केट में ना वित्तीय आपातकाल नहीं घोषित हो जा, इसे पकड़े जाएगा आरबीआई को। बेटे क्या कर रहा था तू, किस काम का था, इसीलिए तो बनाया गया था तुझे। तेरी प्रस्तावना में भी ये लिखा हुआ, तेरे को वित्तीय स्थिरता नहीं बनाई रखी गई। भारत के अंदर लिक्विडिटी की कमी होगी, भारत के अंदर पैसा हाईएस्ट मात्रा में आएगा। तेरे पास ऐसी कोई नोट नहीं है, कि ऐसी कोई मशीन नहीं है जो जाली नोटों को पकड़ सके। तुम क्या कर रहे थे भाई, समझ में आई बात? सब इससे पूछा जाएगा। इस दूसरा पॉइंट लिखो, भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने, भारत में मौद्रिक स्थिरता, भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने, भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने और सामान्य रूप से देश की मुद्रा, और सामान्य रूप से देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली, सामान्य रूप से देश की मुद्रा लिख दियो, देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को देश के लाभ के लिए, और ऋण प्रणाली को देश के लाभ के लिए, क्या लिखा? देश के लाभ के लिए संचालित करने की दृष्टि से, देश के लाभ के लिए संचालित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना,
देश के लाभ के लिए संचालित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना। अब ये आरक्षित निधि क्या हो, थोड़ा टाइम दो, मैं सब समझाऊंगा तुम्हें, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। संचालित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना। आरक्षित निधि लिखा ना, आरक्षित निधि, इसे क्लिक कर दिया आरक्षित निधि को, इसे समझना है क्या चीज है सब, ये तो लिख लो। अब आरबीआई का भी वित्त वर्ष प्रारंभ हो, जिसका बजट सत्र प्रारंभ हो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चला। इसी तरह इसका भी आरबीआई का वित्त वर्ष प्रारंभ हो वो 1 जून से प्रारंभ हो, 1 जून, और 1 जून से लेकर 30 मई तक चलेगा, नहीं 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। लिखो आरबीआई का वित्त वर्ष। अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 9, 10 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट। आरबीआई का वित्त वर्ष, आरबीआई का वित्त वर्ष हो सकता है ये पीटी में सवाल पूछ लो, पीटी में, वो भी पीसीएस में। आरबीआई का वित्त वर्ष, आरबीआई का वित्त वर्ष कब से कब तक हो? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, आरबीआई का वित्त वर्ष। आरबीआई सारे काम खुद नहीं कर सकता। आरबीआई ने 4 कंपनियां बनाई हुई। एक तो ऐसी होगी जो नोट की छपाई करती होगी, दूसरी ऐसी होगी सारे बैंक, सभी बैंकों का बैंक बोल रहे सर, सभी बैंकों के ध्यान रखो, वो भारत सरकार का भी बैंक है, वो भारत के आम लोगों का भी ध्यान रखता, उसके बहुत सारे काम हैं, तो इसे अकेला कर नहीं सकता सारे काम। 4 जोनल कार्यालय बना रखे उसने, जोनल कार्यालय, 22 क्षेत्रीय कार्यालय बना रखे उसने, और मेन हेडक्वार्टर इसका मुंबई में इस टाइम, जो पहले कलकत्ता में हुआ करता था। अब इसने 4 बड़ी कंपनियां बना रखी, चारों का नाम लिखवा रहा हूँ। जो प्रिंटिंग करने वाली हो ना, प्रिंटिंग करने वाली वह कंपनी, वह इन्हें अलग बना रखी, जहाँ नोट छपाई हो। और नोट भी जगह छपते, पूर्वोत्तर में अलग छपेंगे, मध्य प्रदेश में अलग छपेंगे, बीच में इधर मुंबई में अलग छपेंगे, 4 जगह नोट छापे जा, समझ वाली बात है, ठीक। और जो मशीन है और नोट छापने, पूरा सारा दिखाऊंगा, घबरा मत बिल्कुल भी। तो 4 जगह नोट छापे जहाँ, समझ वाली बात है। तो 4 कंपनी बना रखी, पहले तुमने 4 कंपनी बना रखी, चारों का अलग अलग काम सौंप रखा, क्योंकि इतना बड़ा नोटों का कारोबार हो, ऐसे संभालना इतना आसान बात थोड़ा ही है सर। कुछ लोग, इतने सारे लोग पैसे जमा कर रहे, इतने सारे लोग पैसे बाहर निकाल ले, तो इसे कौन देखता होगा? इसके लिए अलग कंपनी बना रखी, उसका सबका पूरा कार्यालय, उसके ऑफिस सब देख रहे हैं, उनके सबकी नज़र इस बात पे, सबकी नज़र है, समझ ये बात। या कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे, कितने बाहर निकाल रहे लोग, कहीं बीच में जाली नोट तो नहीं आ रहे, समझ ये बात। या इसे सब चेक करने का। तो 4 कंपनी बना रखी, और चारों की चारों उसकी खुद की कंपनियाँ, खुद की स्वामित्व वाली कंपनियाँ, इन्हें स्वामित्व वाली कंपनियाँ, उसको खुद का ही वर्चस्व उसका। तो कितनी कंपनियाँ बना रखी, किसने बना रखी? लिखो। अगली है, कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट हो गए, 11 पॉइंट लिखो। आरबीआई के पास पूरी तरह से स्वामित्व वाली 4 सहायक कंपनियां हैं। आरबीआई के पास पूरी तरह से स्वामित्व वाली 4 सहायक कंपनियां। अब पता लगा सहायक क्यों कह रहे हैं? इसकी मदद करती है ना, खुद की कंपनियां इसकी हैं। आरबीआई के पास पूरी तरह से स्वामित्व वाली 4 सहायक कंपनियां हैं। नंबर फर्स्ट, पहली कंपनी का नाम बताने जा रहा हूं तुम्हें, लिख दिया। स्वामित्व वाली 4 सहायक कंपनियां हैं। नंबर 1, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी भुगतान निगम, लिखो उसका नाम। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी भुगतान निगम। लिख दिया। इंग्लिश में नाम लिखो ब्रैकेट में। डिपॉजिट DEPOSIT, डिपॉजिट। इंश्योरेंस लिख दिया। एंड क्रेडिट गारंटी, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन CORPORATION, कॉर्पोरेशन, निगम, गारंटी बाद कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पहली कंपनी इसकी, इस नाम से क्लियर हो रहा है। इसका नाम पढ़ो दोबारा हिंदी में क्या लिखा हुआ? जमा बीमा
क्रेडिट गारंटी भुगतान निगम, जमा बीमा। अच्छा, बीमे से संबंधित जितना भी काम देखना होगा ना सारा का सारा, कि किसी किसी का बीमे का पैसा किस पर कितना जाना, वो सारा काम ये वाली कंपनी देखती होगी। दूसरी कंपनी का नाम लिखो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये छापो पैसे, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, मुद्रण का मतलब छापना, छपाई, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका नाम इंग्लिश में लिखो, इसका नाम इंग्लिश में ये रहने दो, ठीक। तीसरी कंपनी का नाम लिखो, अच्छा ये जो कंपनी है दूसरे, जब मैंने नाम क्या नाम लिखवाया अभी इसका नाम, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस कंपनी की शाखाएं कहाँ कहाँ से मौजूद है। इस कंपनी की 4 जगह का नाम बताऊंगा जहाँ नोट छपते हैं, ठीक। नंबर 1 लिख दो, इसकी आगे गई भारत सरकार के स्वामित्व वाले प्रेस नासिक, एक प्रेस कहाँ रखी हुई, नोट छापने की मशीन कहाँ रखी है। नंबर 1 नासिक, नासिक, नंबर 1 लिखो नासिक। और नासिक कहाँ पढ़े हो, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, पश्चिमी भारत में पढ़े हो, ठीक है, याद रखी बात है, महाराष्ट्र। नंबर 2 लिखो देवास, देवास ये पढ़ो मध्य प्रदेश में, देवास, देवास मध्य प्रदेश में। एक जगह छापते नोट, है बहुत तेज है, लिख दिया। 2 प्रेस पता कहाँ सी, एक मैसूर दक्षिणी भारत कर्नाटक में, मैसूर लिख दे मैसूर। दूसरा लिखो सालबोनी पूर्वोत्तर भारत में, सालबोनी, सालबोनी, सालबोनी पूर्वोत्तर भारत। अब तुम्हें देखना कौन से राज्य में होगा सालबोनी, पूर्वोत्तर भारत में। कितनी जगह होगी, 4। यहाँ क्या छापे जा, नोट छापे जा रहा, ठीक है। दिक्कत तो नहीं आई तक, ठीक। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो ना, जानकारी, आज ब्याज दर बढ़ेगी, आज घटेगी, जितना सूचना संबंधित काम होगा ना, सूचना देना, सूचना प्रोवाइड करवाना कि क्या चल रहा है, इसके लिए अलग कंपनी बना रखी है उन्होंने, क्योंकि सारा काम एक साथ नहीं संभाल सकते। इसके अंदर भी 4 कंपनी, सहायक कंपनियाँ इसकी, जो आरबीआई की मदद करती है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, 22 क्षेत्रीय कार्यालय, सोच लो 22 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 जोनल कार्यालय। अब कितने बड़ी कंपनी, इसके अंदर भी 4 कंपनियां काम कर रही, मैंने तुम्हें बताया, और सबका अलग अलग काम सौंप रखे, ठीक है। नंबर 1 लिखो। अगला नंबर 3 लिखो रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड। लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक। कितने हो गए, इसका नाम क्या है, बैठेंगे लिस्ट में, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक शॉर्ट फॉर्म में लिख लो REBIT, REBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, PBT प्राइवेट लिमिटेड। लिख देना यहाँ तक। कितनी होगी, 3 कंपनियां होगी। चौथी कंपनी का नाम लिखो सकर, एक भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विस, एलाइड सर्विस, इंडियन
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, ALLID, एलाइड सर्विस। नाम बोल दे मैंने, वीडियो से लिख लेना। कितनी कंपनियां होगी? 4। अब इसमें हो क्या है, आरबीआई का, आरबीआई की संरचना कैसी है, प्रशासनिक ढांचा कैसा है इसका, इसका सबसे बड़ा हेड कौन हो, जो आरबीआई के अंदर, जो आरबीआई पूरे आरबीआई के अंदर वही बात फॉलो होगी जो उसके गवर्नर साहब चाहेंगे। तो आरबीआई का जो प्रशासनिक ढांचा हो इस प्रकार का हो, इसमें एक तो गवर्नर हो और वो 4 हो डिप्टी गवर्नर, एक तो गवर्नर हो, एक 4 डिप्टी गवर्नर हो। जो गवर्नर साहब हो ना, उन पर ही नोट के साइन हो, अगर उसके साइन नहीं होंगे ना तो नोट किसी काम का नहीं है। और जो फर्जी मूवी बनाई गई ना वो इतना खतरनाक, फर्जी जो मूवी बनाई वेब सीरीज वो इतना खतरनाक हो, उसमें शाहिद कपूर ने बनाई हुआ, ऐसे ही साइन कर दो बिल्कुल सेम, पूरा नोट तैयार करके रख दो, पूरा सेम नोट तैयार करके रख दो, कन्फ्यूज कर दो सबको। नोटबंदी का हकीकत दिखाया गया उसमें कि वास्तव में जाली नोट कितने सर्कुलेट हो रखे मार्केट में, समझ में आती है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं यही, कोई दिक्कत? देखो कितने पॉइंट हो गए, 11 पॉइंट, 11 हो गए, 12 पॉइंट हो गए, 12 पॉइंट लिखो। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। लिख दिया, कोई दिक्कत? यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या? एक तो गवर्नर होंगे, 4 कौन होंगे? डिप्टी गवर्नर होंगे। कार्यकाल कितना होगा इनका? 5 वर्ष होगा। अब आरबीआई की संरचना के बारे में, आरबीआई का संरचना कैसा हो इसके बारे में तुम्हें और पढ़ना, थोड़ा सा होमवर्क लिखो। आरबीआई की संरचना कैसी हो, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा, सही बात। आरबीआई की संरचना के बारे में पढ़ना, लिखो उसमें, इतना लिख लो, आरबीआई की संरचना के बारे में पढ़ना, कुछ होमवर्क ले। समझ में आया बात? या गवर्नर कौन हो, उप गवर्नर कौन हो, जो डिप्टी गवर्नर हो ना इसे उप गवर्नर बोलते हैं, ये कौन हो। यहाँ तक बताओ, समझ में आया नहीं है आरबीआई के बारे में यहाँ तक? अब हम आरबीआई के पढ़ेंगे कार्य, यहाँ तक सवाल बनेंगे पेपर में, ठीक। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, जितना तुमने पढ़ाने लिखा अब तक क्यों, इसे सारा रिविजन मारो। चले, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य, पहला काम, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। क्या होगा, क्या होगा रश्मि, क्या क्या बोल रही है? पहला काम है उसका बैंक नोट जारी करना है, बैंक के लिए नोट जारी करना, नोट जारी करने का काम इसका ये हो, 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर। और बैंक जितने भी नोट जारी हो गए ना, उन सभी पर आरबीआई के जो गवर्नर साहब होंगे उनके साइन होंगे, 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर। दोबारा फिर सुन लो, 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर। नंबर फर्स्ट पहला काम इसका, आरबीआई का पहला काम, आरबीआई का काम लिखो, नंबर 1 लिखो, बैंक नोटों का जारी करता, बैंक नोटों का जारी करता, यह हेडिंग, हाँ हेडिंग है, ये तो कुछ पॉइंट लिखूंगा तो थोड़े थोड़े पॉइंट। बैंक नोट अभी पहले लिख तो ले, तो ये करेंगे, ये आरबीआई करेगा, 1 रुपये के सिक्के को छोड़ेगा बस। बैंक जारी करता, बैंक नोट जारी करता, लिख लिया। बैंक नोट जारी करने का काम इसका ही होगा, ब्राइट में लिखो, उसके ब्राइट में 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर, 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर, बाकी सबको पकड़कर, 1 रुपये के सिक्के छोड़कर लिख दिया। उसके बाद अगला पॉइंट, लिख दिया ना,
इसमें लिखो, एक पॉइंट लिखो इसमें, 1 रुपये के सिक्के जारी करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। 1 रुपये के सिक्के जारी करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। छोटे छोटे पॉइंट याद रहने चाहिए। एक रुपये के जारी करने का सिक्का काम ना, 1 रुपये सिक्के जारी करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। इस पर किस पर? 1 रुपये के सिक्के पर। 1 रुपये का नोट भी तो हो, नोट कागज वाला नोट, कागज का हो, सिक्का लगो। जो 1 रुपये का नोट हो ना, उस पता किसके साइन हो? उस पर वित्त सचिव के साइन हो। देखो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगला पॉइंट लिख दो ना, इसमें लिख दो यार, ऐसे तीर का चिन्ह खींचकर 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव, सचिन नहीं है, सचिव। दूसरी खास बात अगली यह है ना, बैंक, ये ना सरकार का बैंक हो, भारत सरकार का बैंक कहलावा। दूसरी पिछले साल सवाल पूछा था उसने, पिछले सवाल, इसका काम हो जो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार, राज्य सरकारों को भी कहना हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना, वित्तीय एजेंट के रूप में सलाह देना, सहायता देना, इसका ही काम होगा। वित्तीय सहायता देना और सलाह देना, इसका ही काम होगा। सलाह देने का काम करता है, वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये खास बात हो इसकी आरबीआई की। आरबीआई तो नहीं है कि वो केवल केंद्र सरकार के लिए काम करेगा, नहीं, वो ना राज्य सरकारों को भी सलाह दे सकता। समझ में आई बात? क्या धन से संबंधित जानकारी के लिए अगर सलाह देना हो तो इसका ही काम होगा आरबीआई का। दूसरा लिखो, नंबर 2, दूसरा काम इसका, नंबर 2 लिखो, सरकार का बैंकर या सरकार का बैंकर होता है। ऐसे लिखो, सरकार का बैंकर होता है। बैंकर का मतलब सरकार का बैंक। यह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, इसमें लिखो, इसमें एक पॉइंट, अगला पॉइंट ऐसे करोगे, यह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अभी क्या कर लिख देना यहाँ तक। और पता क्या करता हो, जो केंद्र सरकार हो ना, केंद्र सरकार हो चाहे जो सरकार हो ना, सरकार केंद्र सरकार भी हो सके, राज्य सरकार भी हो सके, उनके जो खाते हो ना उन्हें प्रबंधित करने का, उन्हें मैनेज करने का काम करता है। लिखो, यह सरकार के खातों को प्रबंधित करने का काम करता है। यह सरकार के खातों को प्रबंधित करने का काम करता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लिख दिया। दूसरा, और पता क्या काम हो उसका, जो सरकार हो ना, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने अल्प अवधि के ऋण प्रदान करता, ऋण धन देता, लोन देता, अल्प अवधि के, अल्प अवधि। यह देखो, यह सरकारों को, सरकार की बात समझ रहे हो, केंद्र भी राज्य भी, यह सरकारों को अल्प अवधि के ऋण प्रदान करता है। यह सरकारों को अल्प अवधि के ऋण प्रदान करता है। ऋण मतलब लोन। यह सरकारों को अल्प अवधि के ऋण प्रदान करता है, बहुत कम समय के लोन दे देगा। ठीक, ये पता क्या कर, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो ना, जी सैक जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां हो, सरकारी प्रतिभूतियां समझा रखा है मैंने तुम। सरकारी प्रतिभूति क्या हो, सरकारी जो प्रतिभूतियां हो ना उन्हें खरीदता भी है और बेचता भी है। याद रखना मत, या जो सरकारी जो प्रतिभूतियां हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो ना, उन्हें खरीदता भी है और बेचता भी है। पॉइंट लिखो, इसमें लिखो,
यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता व बेचता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता व बेचता है। सरकारी प्रतिभूतियों इंग्लिश में क्या बोल रहा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सैक के नाम से शॉर्ट फॉर्म में। यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता व बेचता है। जी छोड़िए जी, हेलो, चलो। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी ना, जो सरकारी प्रतिभूतियां होंगी, उन्हें खरीदने का काम और बेचने का काम भी आरबीआई करता होगा। ये सब आरबीआई के फंक्शन है। नुपुच्चर ने पर्सन निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई के कार्य है? नंबर 1, फिर नुपुच्चर नंबर 1, सरकारी प्रतिभूतियों केवल खरीद सकता है। नहीं बेच भी तो सको। समझ बात है? फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओ। फिर देख, आज घर जाए क्वेश्चन देखने हैं सारे, बहुत सारे क्वेश्चन, और लगातार हर दिन क्वेश्चन देखने हैं, हर दिन। अगला क्वेश्चन लिख देना यहाँ तक। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर आ जाओ। यह बैंकों का बैंक, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट यह है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंक है। जब बैंकों की स्थिति खराब हो जाए ना, तो उसके पास आ जाओ भीख मांगने। यह बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। अभी बैंकों के बैंकर के रूप में किस तरह कार्य कर? सुन लो मेरी बात। भारत के अंदर जितने भी बैंक है ना, जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अभी क्या हो ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें यार। वाणिज्यिक जितने बैंक, कॉमर्शियल बैंक, जितने भी तुम दिखा दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, जितने बैंक दिखा दे रहे सारे वाणिज्यिक बैंक है। प्राइवेट, सरकारी, सब वाणिज्यिक बैंक। कल समझा दूंगा कौन कौन सा वाणिज्यिक बैंक को क्या बनाओ, अनुसूचित बैंक कौन सा हो। तो ये पीएनबी बैंक हो गए, जितने भी बैंक होंगे ना, इन सबके पास ना जो पैसा रखा रहा, अपना कुछ पैसा ना, ये पता क्या कर रहा, कुछ पैसा, सारा पैसा नहीं लोगों को बांटते, लोन नहीं देने के, सारा पैसा, कुछ पैसा जमा कर रखा है आरबीआई के पास। तो उनका तो बैंक हुआ है। और वो पहले पता क्या कर रहा, आरबीआई इन जो पैसा आरबीआई के पास रखो, आरबीआई इस पर लोन भी देवे ना। तो आरबीआई का ना, तो ये तो जितने बैंक भारत के अंदर, चाहे कोई से भी बैंक, सभी बैंकों का बैंक कहलाएगा। और उनके लिए ना, अगर उनकी स्थिति खराब हो जाए, जैसे आईसीआईसी बैंक का 20 साल पहले उसकी स्थिति बहुत डगमगा गई थी, बहुत बड़ा बैंक, ये रिपोर्ट आता था दूसरे नंबर पर जाएगा एसबीआई के बाद, वो पहले नंबर पर एसबीआई बैंक। समझ नहीं बात है? वो क्या, क्यों, कैसे पहले नंबर पर हुआ, कैसे नहीं, वो तो कल की बात है। लेकिन अगर किसी बैंक की स्थिति खराब हो जाए ना, तो किसकी तरफ को मुंह पसारेंगे? इस वाले बैंक की तरफ को पसारेंगे, आरबीआई की तरफ। इसलिए बैंकों का बैंक कह रहे हैं सर। आज अगर किसी बैंक की स्थिति खराब होगी ना, तो आरबीआई बेचा रहेगा उसको, इसलिए से बैंकों का बैंक कहते हैं। ये सबका ध्यान रखता है आरबीआई। भारत के लोगों का ध्यान भी रखना है सर, सरकार को भी नाराज नहीं करना सर, बैंकों का भी ध्यान रखना है सर। समझ में आया बात? या तो बहुत बड़ा काम है इसके लिए। आरबीआई सबका ध्यान रखता, भारत के लोगों का भी ध्यान भी रखता, दूसरे नंबर पर बैंकों का भी ध्यान रखता। बैंकों का बैंक भी कहते हैं, केंद्र सरकार का भी ध्यान रखता, केंद्र सरकार का भी बैंक है। समझ में आया बात? या और राष्ट्र के हित में भी काम कर रहे हो। समझ में आया बात? या राष्ट्रीय उद्देश्य भी पूरे कर रहे हैं सर। अगर क्या लिखा तुमने अब तक? लिखो, किसी बैंक की स्थिति खराब होने पर, आपातकालीन स्थिति में यह बैंक को मदद करता है। अब जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो, ये तो मैंने तमीज से समझा। एक्सचेंज रेट को मैनेज करने का काम भी किसका हो? आरबीआई का। कितना कम रखना, कितना ज़्यादा रखना, ये भी काम किसका हो? आरबीआई का। आरबीआई के काम नहीं पड़ रहे क्या? हम जहाँ जहाँ तुम्हें लग रहा है आरबीआई का काम होगा, तो हम वहाँ बात करें। रेस्टर्न ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने ट्रांजेक्शन देखने का काम हो, किसका हो? आरबीआई का। आज समझे, जो टोकरी हो आरबीआई की जो टोकरी हो, उसके अंदर विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसकी जानकारी देना, रखना, सब किसका काम हो? आरबीआई। लिखो अगला पॉइंट, आरबीआई का कार्य विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा भंडार क्या बोलते हैं सर? फॉरेक्स। विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख करना होता है। विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख करना।
ऐसे तीर का तीर खींच के उसमें भी लिख दियो ऐसे करके। यह विनिमय दर को नियंत्रित करने का काम करता है। विनिमय दर को एक्सचेंज रेट जो होता है ना, कल ही तो पढ़ाया था। इतनी बात तो समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? चौथे नंबर पर क्रेडिट, क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति। क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक, ऐसे देखो, यह क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। यह क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति, अब ये क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति क्या भला हो, इसे भी समझ लो। मान लो भारत के अंदर सारे लोगों को पैसा पैसा आ गया, सबके हाथ में पैसे, तो फिर पता क्या होगा? लोग काम करना कर देंगे बंद। मैं अपना ही बता रहा हूँ। तो जब मेरे पास पैसे हो जा, जब तो पूरा तमीज़ सा बढ़िया करके तमीज़ से घूमूंगा, फिर नहीं पढ़ाने का बच्चों को मैं इग्नोर करूँगा ना। चलो, जब मेरे पास लिक्विडिटी की कमजोरी आ जाएगी तो मैं ध्यान लगा कर पढ़ाऊँगा। तो ये बात है, 1-2 बैच और स्टार्ट कर दूँगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो मेरी बात है, ऐसे भारत के अंदर सब लोगों की बात है। मुद्रा आपूर्ति कितनी होनी चाहिए ना मार्केट में? एक्सिस मनी सप्लाई होगी, अगर आपूर्ति ज़्यादा होगी मनी की, उसे खींच लगा, उसको सोख लगा। अगर आपूर्ति जो मनी है ना, जो मुद्रा, अगर उसकी कमी होगी मार्केट में, उसे डाल देगा। ये काम करना भी सब आरबीआई का काम हो। वो कैसे आने वाले टाइम पे बताऊंगा। समझ में बात? ये काम कैसे करता? अभी क्या लिखा तूने? कार्य करता लिख दिया इसने। एक मुद्रास्फीति, महंगाई, वो भी इसका ही काम कर रहा है। यह मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। यह मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, इसका मतलब क्या हो? महंगाई, महंगाई को नियंत्रित करता है। यह मुद्रास्फीति महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, अगर मुझे एक और एसबीआई की शाखा खोलनी, जाकर श्रीलंका में, भूटान में, दूसरे देशों में, तो उसे लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि बैंक चलाने के लिए पहले लाइसेंस चाहिए हो, और लाइसेंस प्रोवाइड करवाने का काम भी आरबीआई का ही हो। देश में खोलनी हो कोई शाखा बैंक की, या दूसरे देश में खोलनी हो कोई बैंक की शाखा अगर खोलनी हो ना, तो मुझे चाहिए लाइसेंस। और वो लाइसेंस पता कहाँ से मिलेगा? आरबीआई के पास से। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंक को कैसे नियंत्रित रखा जाएगा, ये आरबीआई के लिए संसद में अधिनियम पारित किया जा चुका। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सारे बैंकों को उसके तहत ही नियंत्रित किया जाएगा, जितने भारत के अंदर बैंक काम कर रहे हैं। लिखो अगला पॉइंट, बैंकों का नियंत्रण, यह बैंकों के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। ऐसे लिखो 5 पॉइंट में, यह बैंकों के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। हाँ 5 पॉइंट, यह बैंकों के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। लिख दिया? यदि किसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा देश या विदेश में खोलनी हो, यदि किसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा देश या विदेश में खोलनी हो, तो उसके लिए लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। बिना लाइसेंस के आप बैंक नहीं खोल सकते।
इतनी बात को समझ में नहीं, ठीक। एक अधिनियम का नाम लिख दो, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ऐसे लिखना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे हिंदी में लिख दो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1949 में बैंकों को नियंत्रित करने के लिए ना ये अधिनियम पारित किया गया, ठीक। बैंकों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम पारित, ये अधिनियम बार बार आएगा जब भी बैंक को नियंत्रित करने की बात आ गई, बैंकों पर नियंत्रण लगाना होगा, एक इस अधिनियम का नाम याद रखना। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, इतनी बात